A very good morning to all the students and viewers. I am Gunjan Rotela, lecturer of education in SCERT, and I warmly welcome you all to this online class. इससे पहले मैंने आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें हमने शिक्षा के प्रकार टॉपिक को पढ़ा था। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट कंपलसरी पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का एक टॉपिक है। उस दिन हमने शिक्षा के प्रकार में अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग दूरस्थ शिक्षा के विषय पर चर्चा करेंगे। उसी का एक टॉपिक है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बाद दूरस्थ शिक्षा का जो टॉपिक है, आज हम उसको डील करेंगे। अनौपचारिक व औपचारिक शिक्षा का छोटा सा पहले इस पीपीटी के माध्यम से हम एक रिकैप करेंगे, जिससे कि हमारा पुराना वाला एक रिवाइज हो जाए और हम उसी को कंटिन्यू करके दूरस्थ शिक्षा के बारे में जानेंगे कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, उसके प्रतिपादक यानी एक्सपोनेंट कौन थे, उसकी परिभाषा क्या है, उसे अन्य किन नामों से जाना जाता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या विशेषताएं हैं, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भारत में उसका क्या इतिहास रहा है, किन घटनाओं के तहत वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है और आज वर्तमान काल तक डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में हमारे सामने है। फिर मैं इग्नू और मूक जो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर दूरस्थ शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम अपने पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। दूरस्थ शिक्षा के गुण व दोष और अंत में इस लेक्चर पर आधारित एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज इस टॉपिक को मैं आप लोगों को इस पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए इससे पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी होगा, आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और आप लोगों के नोट्स भी आसानी से बन जाएंगे। दूरस्थ शिक्षा को पढ़ने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग एक छोटा सा रिकैप करेंगे जो हम लोगों ने इससे पहले की कक्षा में पढ़ा था इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो हमारे जो शिक्षा के प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, फिर औपचारिक शिक्षा जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं और दूरस्थ शिक्षा जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि एक फैमिली में कैसे बच्चे को जन्म से ही पढ़ाया लिखाया जाता है और शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जब हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए जो इस तरह की है कि उन पॉइंट्स को क्लियर करती है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अब हम उन अनौपचारिक शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से पढ़ लेते हैं। बालक के जन्म से ही यह शिक्षा आरंभ हो जाती है। बालक परिवार से यह शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय के औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से यह भिन्न होती है। यह व्यवहारिक शिक्षा होती है जहां पाठ्यक्रम, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। इसमें बालकों को क्रिया करने का स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने अपनी पहली कक्षा में भी डिस्कस की थी। उसके बाद प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विद्यालय ऐसी संस्थाएं हैं जहां सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से खेल व अनुभवों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा व्यवस्था कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा प्रदान करती है। यह सभी दशा, परिस्थिति, अवस्था में सभी व्यक्तियों द्वारा दी जा सकती है। ये हमने शॉर्ट में अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा और उसके उद्देश्य को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना, समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना, स्वयं के अनुभवों द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु तैयार करना, शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु शिक्षा के सार्वजनिकरण का विस्तार करना और अंत में सभी को साक्षर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
उसके बाद हम फिर से एक स्लाइड में ये पिक्चर देखते हैं जिसमें हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है। जैसे ही हम फॉर्मल एजुकेशन का नाम लेते हैं तो ऐसी कोई पिक्चर हमारे दिमाग में तैयार हो जानी चाहिए जहाँ पे हमें स्कूली व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था दिखाई देती है। अब इसमें फॉर्मल एजुकेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। विद्यालय व महाविद्यालयों में विशेष विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। वह औपचारिक शिक्षा व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में विशेष शिक्षा संस्थाएं होती हैं जैसे प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च स्तरीय विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय। इनमें निश्चित कक्षाएं व निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसमें विद्यार्थी, स्कूल, अध्यापक व पाठ्य वस्तु का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। निश्चित नियमों का पालन करते हुए शिक्षा की क्रियाओं को पूरा करते हैं। औपचारिक व्यवस्था में वर्ष के अंत में परीक्षाएं होती हैं जो इसका एक विशेष अंग है। इसमें पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार नियंत्रित वातावरण में शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसमें कार्य करने का स्थान तथा समय निश्चित होता है। इस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति समाज के उन अनुभवों व अपेक्षित व्यवहार को एक निश्चित समय से सीख सकता है जो अन्य साधनों से असंभव है। इसके दोष देखते हुए यह कह सकते हैं कि यदि औपचारिक शिक्षा को जीवन से न जोड़ा जाए तो वह व्यवहारिक, अव्यवहारिक, अनुपयोगी, अस्पष्ट व केवल किताबी बनकर रह जाती है और बालक शिक्षा का सही अर्थ समझ नहीं पाता। तो ये मैंने बहुत ही जल्दी से कोशिश करी कि आप लोगों का औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा का एक रिकैप, रिवीजन हो जाए, और उसी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं डिस्टेंस एजुकेशन की बात करती हूँ। डिस्टेंस एजुकेशन की बात करने से पहले मैंने आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से ये पिक्चर दिखाई है जिसमें हम आज की जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं और टीचर्स ले रहे हैं, उसकी पिक्चर हमारे मस्तिष्क में एकदम क्लियर हो जाती है कि ये है डिस्टेंस एजुकेशन का एक पार्ट, क्या, ऑनलाइन एजुकेशन। अब हम दूरस्थ शिक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वह एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है। इस शिक्षा व्यवस्था ने विज्ञान व तकनीक की सहायता से समय व स्थान की अनेक सीमाओं को पार कर लिया है तथा शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किया है। अब जैसे कि हम जानते हैं, मैंने पहले भी अपनी सभी कक्षाओं में ये बोला है कि जीवन और शिक्षा दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जीवन और शिक्षा को हम अलग अलग नहीं देख सकते, ना हमें देखना चाहिए। तो जीवन में जिस प्रकार की आवश्यकताएं हमारे सामने आती हैं उस प्रकार के आविष्कार हम कर लेते हैं, मनुष्य कर लेता है और इसी तरह वो डेवलप होता जाता है, प्रोग्रेसिव होता जाता है। उसी प्रकार शिक्षा के सामने भी जब अनअपेक्षित, अनवांटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर्डल्स हैं, वो सामने आती हैं, तो अपने आप ही हम अपने विज्ञान व तकनीक की सहायता से तरह तरह के आविष्कार कर लेते हैं। हमने किए हैं, मनुष्य जाति ने, और उसके बाद अनेक अनेक माध्यम ऐसे उत्पन्न किए गए हैं जिससे कि उन बाधाओं को दूर किया जा सके और शिक्षा का जो विकास है उसको और विकसित करते हुए उसका विस्तार किया जा सके। एक रिस्ट्रिक्टेड फ्री, एक जो सीमा से परे जो विस्तार है उसको शिक्षा को प्रदान किया है विज्ञान व तकनीक की सहायता से। तो जो हमारी देश ने, हमारी मनुष्य जाति ने विज्ञान व तकनीक की जो उन्नति की है उसके माध्यम से हमने ये डिस्टेंस एजुकेशन के एस्पेक्ट को डेवलप किया है और उसने हमारी शिक्षा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसके प्रतिपादक यानी एक्सपोनेंट कौन थे। सर आइजैक पिटमैन। अब जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि हर चीज के आविष्कारक होते हैं और कहीं ना कहीं आवश्यकता के अनुसार आविष्कार होते हैं। उसी तरह सर आइजैक पिटमैन ने, जिन्होंने शॉर्ट हैंड की शुरुआत की थी, उन्होंने ही दूरस्थ शिक्षा की भी शुरुआत करी। उन्होंने शॉर्ट हैंड के माध्यम से जो टेक्स्ट तैयार किया वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाया उस मेल के थ्रू। तो जब उन्होंने मेल के थ्रू वो टेक्स्ट पहुंचाया तो वो एक डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत हो गई। वहीं से हम ये जानते हैं कि सर आइजैक पिटमैन ने
दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत करी। इसके बाद हम आते हैं दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा की तरफ। जब हम ये परिभाषा पढ़ते हैं तो हम इसके शब्दों से बहुत अच्छी तरह से ये समझ जाते हैं कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसी परिभाषा को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनको थोड़ी सी इसमें हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड द definition of distance education properly. Distance education is which that takes place when the instructor and student are separated by space or time and the gap between the two can be bridged through the technologies. क्या मतलब कि जो स्पेस और टाइम की वजह से जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप डेवलप हो जाता है अलग अलग प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से, अनवांटेड कंडीशंस की वजह से, जैसे कि आजकल हमारे कोविड-19 का की जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें इसकी वजह से जो एक हमारे पास एग्जाम्पल है, अपना खुद का अनुभव है कि हम लोग रोज स्कूल नहीं जा पाते हैं, कॉलेज नहीं अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस नहीं जा पाते हैं, टीचर्स हम तक नहीं पहुंच सकते। पर इस डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो ये गैप डेवलप हुआ है उसमें हम डिस्टेंस एजुकेशन को एक ब्रिज की तरह वो हमें ब्रिज प्रदान करता है जिससे कि हम इस अपनी एजुकेशन की इस प्रक्रिया को निरंतर चला सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स। इसके बाद में आप लोगों को दूरस्थ शिक्षा के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं बताना चाहती हूँ। जब भी हम किसी विषय के बारे में अपनी कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हर किसी चीज का, हर किसी एस्पेक्ट का, हर चीज किसी घटना क्रम का कोई एक इतिहास होता है, कोई घटनाएं होती हैं जिनके थ्रू कोई चीज डेवलप होती है। जब हम इस तरह से अपनी कक्षा में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो वो चीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और ये सारी चीजें क्या है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी भी हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा है वो किस प्रकार शुरू हुई। हम जब अपने आंसर्स लिखते हैं तो उन आंसर्स में इफ वी विल इंक्लूड दीज पॉइंट्स तो उसमें हम लोगों को काफी हमारा जो आंसर्स हैं वो और वैल्यू हो जाएगी उसकी, उसके जो मार्क्स हैं वो हमें और शायद अच्छे मिलने लगेंगे। तो हम इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो और अच्छी हो जाएगी दूरस्थ शिक्षा के बारे में। तो 1956 और 1960 में जो यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें उन्होंने सायंकाल महाविद्यालय उसमें पत्राचार पाठ्यक्रम आदि शुरुआत करने का सुझाव दिया था। उसके बाद 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पत्राचार पाठ्यक्रम था उसका विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 26 अगस्त 1982 में हैदराबाद में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, जो भारत की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी, उसकी स्थापना हुई जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी थी। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए हम सभी लोगों को कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया कौन सी थी और उसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद इग्नू जो कि बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे इंडिया का के डिस्टेंस एजुकेशन का, वो 1985 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थापना हुई थी उसकी। वो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो आज भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही अच्छे से चल रही है, जिसमें हज़ारों लोग उसमें एनरोल्ड हैं और अलग अलग कोर्सेज को कर रहे हैं। उसके बाद 1991 में इग्नू द्वारा ही दूरस्थ शिक्षा परिषद, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। तो ये हम लोगों ने भारत में जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा है उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा को किन नामों से जाना जाता है। दूरस्थ शिक्षा को और भी कई नामों से अकॉर्डिंग टू इट्स
नीड एंड जो भी उसकी चलने की एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसको जाना जाता है, जैसे कि मुक्त अधिगम अथवा शिक्षा जिसको हम ओपन लर्निंग और एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद पत्राचार शिक्षा जिसको हम करस्पॉन्डेंस एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद बाहरी शिक्षा भी कहा जाता है जिसको एक्सटर्नल स्टडी कहते हैं। एक्सटर्नल स्टडी से मतलब है जो हम स्कूल अथवा कॉलेज से बाहर रहकर अपने इंस्टीट्यूट में रोज रेगुलर ना होते हुए भी हम जिस स्टडी को करते हैं, जिस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उसके बाद इसको गृह अध्ययन यानी होम स्टडी भी कहा जाता है, जो स्टूडेंट्स अपने घर पे रह करके जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद इसको परिसर से बाहर अध्ययन। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यानी कि ऑफ कैंपस स्टडी भी कहते हैं। तो इन नामों से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे ही हम इन नामों को पढ़ते वो अपने आप में ही उसके मीनिंग को स्पष्ट करते हैं कि दूरस्थ शिक्षा को इन नामों से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये सारे ही एस्पेक्ट्स डिस्टेंस एजुकेशन फुलफिल करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि दूरस्थ शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं जानना भी बहुत जरूरी है कि दूरस्थ शिक्षा के क्या गुण हैं। दूरस्थ शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। ये इसका पहला पॉइंट है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें जो है ये डिस्टेंस एजुकेशन है, तो इसमें जो टीचर और स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी स्थान पर्टिकुलर स्थान में जाकर के पढ़ाई करें या फिर किसी टाइम टेबल को फॉलो करें। इसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है यह प्रणाली सतत शिक्षा, सेवारत कार्मिकों के क्षमता उन्नयन तथा शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें देखिए आप जब पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रक्रिया है वह सतत है, और इसमें जो सेवारत कार्मिक है मीन्स जो जॉब में जो लोग हैं वो भी इस डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के उसको उसमें एनरोल होकर के डिस्टेंस एजुकेशन करस्पॉन्डेंस एजुकेशन में एनरोल होकर के अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे उसको जारी रख सकते हैं। तथा शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों, अब वंचित क्षेत्रों से हमारा क्या मतलब है, जैसे कि रूरल एरियाज या फिर अनडेवलप्ड जो एरियाज हैं जहाँ पे विद्यार्थियों को ये बहुत मुश्किल दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ से उनको रोज रोज अपने कॉलेज या विद्यालय आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से वो अपने स्कूल व कॉलेज में रेगुलर नहीं हो सकते, तो उन लोगों के लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है कि वो आराम से अपने घर में बैठ करके डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। वर्तमान समय में यह दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण विश्व में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी अत्यंत प्रसिद्ध व लाभकारी है। जैसे कि हमारा इग्नू, मूक और बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय टंडन महाविद्यालय, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ विश्वविद्यालय हैं जहाँ से हमारे स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है यह विद्यार्थी के प्रवेश में सरलता तथा विभेदीकरण की आवश्यकता की पूर्ति करता है। मतलब कि इसमें जो विद्यार्थी हैं वो जरूरी नहीं है, उनके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं होती कि वो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करें। इस डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से बहुत से लोग अपनी शिक्षा को अलग अलग अपनी चॉइस के अनुसार एनरोल हो सकते हैं और अपने जो अभी तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है उस लीग से हटकर भी, उस लाइन से हटकर भी कुछ नया पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस बात है कि हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो हमें सीबीसीएस, जिसकी हम बात करते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस अभी चालू कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये इस बेस पे पहले से ही बना हुआ है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज करके एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है विद्यार्थियों को नियमित रूप से किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती। ये आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक ये पॉइंट। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण दूरस्थ शिक्षा को और भी आसान एवं प्रासंगिक प्रासंगिक बनाया जा चुका है। मीन्स आईसीटी ने इतना डेवलप कर दिया है कि ये जो दूरस्थ शिक्षा है ये दिन ब दिन अपना जो एरिया है, जो एस्पेक्ट है और जो काइंड्स ऑफ एजुकेशन इट इज प्रोवाइडिंग वो बढ़ाता जा रहा है। उसके बाद है विजुअल क्लासरूम लर्निंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थी देश के किसी भी कोने में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। जब हम दूरस्थ शिक्षा के बारे में जानते हैं तो इसका एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पक्ष है वो है स्टडी मटेरियल। तो पहले जो डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत हुई थी वो हार्ड कॉपी, जैसे कि अभी भी हम लोगों को जब हम एनरोल होते हैं तो स्टडी मटेरियल घर में पहुंचाया जाता है, पर अब जब इसका जो रूप है वो और विस्तृत और डेवलप होता जा रहा है तो इसमें विजुअल क्लासरूम की फैसिलिटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी अब दी जाने लगी है, जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उन्हें टीचर्स की कमी ज़्यादा खलती नहीं है और वो आराम से अपने समय के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मीटिंग के दौरान वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने टीचर्स के सामने रख सकते हैं और अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने उपलब्ध समय के अनुसार, वह अपनी गति के अनुसार पढ़ाई कर सकता है। ये टॉप पॉइंट तो एक ही है पर इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। आवश्यकता के अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज नीड, अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। मीन्स इसमें जो हमारा दूरस्थ शिक्षा में जो सिलेबस बनाया गया है या जो इसका जो एक आधार बनाया गया है, इसको चलाने की जो एक प्रणाली बनाई गई है, जो व्यवस्था बनाई गई है, वो चाइल्ड सेंट्रिक है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। मीन्स इसमें स्टूडेंट की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि उसकी क्या आवश्यकता है, उसको कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको किस चीज़ की किस नॉलेज की ज़रूरत है या उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार डिस्टेंस एजुकेशन में एनरोल हो सकता है, अपने कोर्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार चूज कर सकता है। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है इसी पॉइंट में कि अपने उपलब्ध समय के अनुसार। मीन्स इसमें कई लोग ऐसे होते हैं, ये डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ऑलरेडी या तो जॉब में है या जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में इतनी छूट या इतनी उनको सपोर्ट नहीं है, कहना चाहिए कि वो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकें, रोज़ कॉलेज स्कूल जा सकें, उसकी फीस भर सकें। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा एडवांटेजेस है कि वो ऐसे स्कूल में डिस्टेंस एजुकेशन में एनरोल हो सकते हैं बिना अपना समय गवाए। जैसे कि उन लोगों ने 9 to 5 अपनी जॉब को कंटिन्यू किया और उसके बाद कुछ लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें भी वो डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत मदद ले सकते हैं। उसके बाद इसी का पॉइंट है अपनी गति के अनुसार। नाउ व्हाट डू यू मीन कि गति के अनुसार? इसमें ये है कि हर इंसान, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी आ जाती है कि हर इंडिविजुअल अपने अपने अनुसार पढ़ाई करता है। एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स हिज ओन पेस, अपनी गति होती है। कोई जल्दी जल्दी पढ़ता है, कोई आराम से पढ़ता है, कोई समय ज़्यादा लेता है किसी एक कोर्स को ख़त्म करने के लिए, कोई समय ज़्यादा लेता है और कोई उसी कोर्स को कोई ख़त्म करने के लिए कोई स्टूडेंट कम समय में पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। तो हर स्टूडेंट अपने उसमें गति के हिसाब से, अपनी गति के अनुसार पढ़ाई कर सकता है इस डिस्टेंस एजुकेशन में।
फिर इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्य सामग्री। अभी थोड़ी देर पहले जब हम विजुअल क्लासरूम लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया स्टडी मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस डिस्टेंस एजुकेशन। तो जो पाठ्य सामग्री है इसमें इस व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस व्यवस्था में शिक्षक तो होते नहीं हैं, मीन्स कभी कभार जो रीजनल सेंटर्स हैं या जो स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ पे जा कर के, या फिर कभी जब हम विजुअल क्लासरूम लर्निंग का की मदद लेते हैं तो हमारे शिक्षक हमारे सामने आते हैं, वरना ज़्यादातर समय हमें अपने स्टडी मटेरियल से अपने नोट्स तैयार करके खुद से पढ़ाई करनी होती है। तो इस व्यवस्था में जो जो शिक्षक है उसका जो काम है वो पाठ्य सामग्री पूरा करती है। पाठ्य सामग्री हमारी शिक्षक के रूप में हमारे सामने होती है और वो हमारी मदद करती है नॉलेज गेन करने में और हमें एजुकेट करने में। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। मीन्स इसमें ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर के कई लोग ऐसे हैं जो स्कूल कॉलेजेस से बहुत दूर रहते हैं, अर्बन रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वो शुरू से लेकर के अपने हायर एजुकेशन तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसमें दूरस्थ शिक्षा उनका बहुत साथ देती है। उसके बाद आ जाता है साधारण कोर्स के साथ ही प्रोफेशनल कोर्स और वोकेशनल कोर्स भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किए जाते हैं। अब इसमें जैसे जैसे ये डिस्टेंस एजुकेशन की जो प्रणाली है, व्यवस्था है, वो डेवलप होती जा रही है, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐड हो गए हैं, जिसमें प्रोफेशनल, वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक कोर्स सब ऐड हो गए हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं कि हम अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं और उसी के थ्रू अपने प्रोफेशन तक भी पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आदि सभी कोर्स कर सकते हैं। लास्ट इसमें जो हम विशेषता पढ़ते हैं, जॉब करने के साथ साथ इस प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। मीन्स इसमें मैंने आप लोगों से पहले ही डिस्कस किया कि जॉब करने वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिस्टम है, जिसमें जॉब के साथ साथ व्यक्ति अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करता है। इसमें किसी भी कोर्स को करने के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं होती। फिर यह व्यवस्था भारतीय संविधान के उद्देश्य तथा आशाओं को पूर्ण करने में सहायता करती है। मीन्स जिसमें हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, जो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो उसको भी पूरा करने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये दूरस्थ शिक्षा हमारी मदद करती है। यह व्यवस्था उन महिला विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जिनमें शिक्षा की ललक तो होती है, लेकिन या तो उनकी कम उम्र से शादी कर दी जाती है और या फिर पढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते हैं। उन महिलाओं विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1985 में दिल्ली में हुई थी। इसके विषय में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके बाद अब जब हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें भारत व अन्य देशों के 4 मिलियन से अधिक बच्चे अलग अलग कोर्स पढ़ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य है कि उच्चतर शिक्षा की सुलभता एवं समानता की वृद्धि हो, ओपन लर्निंग और रिमोट एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना और उनके मानकों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। दूरस्थ शिक्षा के ही बारे में पढ़ते हुए हम इसका एक और बड़ा उदाहरण लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसकी शुरुआत 2011 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा की गई थी, जब उन्होंने अपने कोर्सेज को ऑनलाइन करके सबके लिए उपलब्ध करा दिया। यह वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करते हुए दूर दूर रहने वाले विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है। आप लोगों का जो दूरस्थ शिक्षा का जो भी सिलेबस है, उसमें मैं ये इग्नू का
एग्जाम्पल और मूक का एग्जाम्पल ऐड कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग जब भी अपना कोई आंसर लिखें या आप लोगों को आगे की भी कोई भी परीक्षा हो तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। अब मूक का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है वेब व मल्टीमीडिया के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार देना एवं विद्यार्थियों को असीमित हिस्सेदारी प्रदान करना। इसमें एक जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला था वो मैंने इसमें ऐड किया है अपने पीपीटी में। आई होप आप लोगों को ये सब सारी चीजें बहुत ही हेल्पफुल होंगी। The first MOOC to be very successful was the course of artificial intelligence, in which more than 1,60,000 people joined together for the first time. अब ये MOOC का एक सक्सेसफुल कोर्स है जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक कोर्स को किया था और इसमें 1,60,000 स्टूडेंट्स एक साथ उनके ऑनलाइन कोर्स में जुड़े थे। अब हम जल्दी से दूरस्थ शिक्षा के दोषों के बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षक के व्यक्तिगत उपस्थिति का अलग ही महत्व होता है, जिसका इस प्रणाली में बहुत बड़ा अभाव है। ये हम सभी को क्लियर है कि जो शिक्षक है उनका जो पर्सनल अटैचमेंट होता है, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट बनता है, वो कहीं ना कहीं इस दूरस्थ शिक्षा में हमको नहीं मिलती है और इसकी वजह से कुछ ना कुछ एक अभाव सा, एक लैकनेस रहती है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने शिक्षक से ज्यादा जुड़ नहीं पाते हैं। इस प्रणाली में परंपरा, सभ्यता, संस्कृति तथा ऐतिहासिक उपागमों के मध्य ज्ञान का उचित अभाव माना जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में शिक्षक के अभाव में विषय का पूर्ण ज्ञान असंभव हो जाता है। सीमित संसाधनों व आर्थिक अभाव में इस व्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और अंत में इस व्यवस्था में बच्चे व्यवहारिक गुणों से, जैसे मित्र बनाना, समूह में रहना, प्रतियोगिताओं में भागीदारी करना आदि से अनभिज्ञ रह जाते हैं। अब इसमें आप लोग आगे पढ़ सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे और जो आप लोगों की बुक्स में इजीली अवेलेबल है। आप लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं कि उसका प्रिंटेड मटेरियल, ऑडियो विजुअल मटेरियल, स्टडी ग्रुप, कंप्यूटर एडेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल और रेडियो एंड टेलीविजन इस दूरस्थ शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं और जो इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। इन्हीं के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद मैं लास्ट में आ जाती हूँ हमारे असाइनमेंट में। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों को समझने में इस दूरस्थ शिक्षा के टॉपिक को, और सेकेंडली अपने नोट्स बनाने में। इसीलिए आज मैंने ये पीपीटी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी दूरस्थ शिक्षा के विषय में। अब आप लोगों की ये 2 असाइनमेंट्स है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, इसको अपने वर्ड्स में आप लोग लिखिए कुछ पॉइंट्स में। और सेकंड, वर्तमान समय में दूरस्थ शिक्षा के महत्व को अपने ऑनलाइन क्लासेस व अन्य अनुभवों के आधार पर अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। जो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और जो आपको इनसे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, उसके थ्रू आप लोग ये बताइए कि दूरस्थ शिक्षा का आज के ज़माने में क्या महत्व है। Thank you and hope to see you all people again very soon in the next online class. सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।